अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक My यू वेरी मच। pleasure. Thank you, Arzu. Thank you so much. सर बहुत खूबसूरत इवेंट रहा भारत में G20 का, कि हम जो टीवी पे देख रहे थे और जो हमारे दोस्तों ने भारत से हमें पिक्चर्स भेजी हैं वो देखकर यकीनन कोई भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान उसका हिस्सा होता तो बहुत ही अच्छा हो जाता, जो नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे इवेंट को? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं इस तनाजर से पाकिस्तान के हवाले से नहीं, मैं बल्कि दुनिया के तनाजर से देखूंगा, दुनिया की आंख से, इंटरनेशनल लेंस से कोशिश करूंगा। पहले तो उस तनाजर से देखूं और फिर उसके बाद पाकिस्तान की भी आखिर में बात करते हैं। अल्टीमेटली मैं भी पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, आप भी पाकिस्तान में बैठी हैं। लेकिन मैं जो एक बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो नजर आती है, जो काबिल तारीफ है, कि मोदी जी ने चाइना को गिरेबान से पकड़ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है, मैं ये बताना चाहूंगा। ब्रिक्स के जरिए, ब्रिक्स की एक्सपेंशन के चक्कर में थे चाइना वाले। वो चाहते थे कि इसके जरिए अपने असर और रसूख को बढ़ाएं। तो G20 में जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने मेंबरशिप दी है और अफ्रीका से उन्होंने वो, मेरा मकसद, उनका रास्ता बंद कर दिया। तकरीबन अफ्रीकन यूनियन में तो बहुत ज्यादा ममालिक आते हैं। पहली बात तो ये अर्ज करूंगा। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो धचका दिया है चाइना को, वो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, जो पाकिस्तान के हवाले से, उसको धचका सबसे बड़ा दिया गया है। जो एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है, शिपिंग और ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो BRI इनिशिएटिव से बहुत बड़ा है। और जो मैं पहले BRI, CPEC और इन चीजों के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो चल रहा था पहले और दुनिया बेजार है। इस वक्त उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट ट्रैप है वो। और मैं उस पर एग्री भी करूंगा किसी हद तक। पाकिस्तान को आज तक जो भी कर्जे दिए गए हैं भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से, वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए जाते कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना की दोस्ती से श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। तीसरी बात ये कहूंगा, इटली जो है वो इससे BRI से निकलता नजर आ रहा है। और उस दूसरी तरफ जो इन्होंने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसके जो मेन किरदार कौन कौन से हैं। एक तो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इजराइल है और भारत है। मैं इन चीजों को, अमेरिका साथ है, अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अब मैं इनको किस तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा, डिफाइन ये करूंगा कि ऑयल रिच कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया, जब रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया था और दुनिया जो इस रशिया का तेल नहीं बिक रहा था, सबसे ज्यादा उस इकोनॉमी का फायदा किसने उठाया? सऊदी अरेबिया ने उठाया। तो कैश रिच कंट्री है। दूसरा फायदा कुवैत ने उठाया था। जब कैश रिच कंट्री सामने आए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री साथ हों, इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है, जितने जो IT के, टेक के जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है। भारत के पास यूथ है और IT में मोनोपोली है उनकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो चाइना किस तरह मुकाबला कर सकेगा, दुनिया किस तरह इसको रोकेगी आगे, इस तरक्की को अगर आगे निकल के जाते हैं। ग्लोबल साउथ का मोदी जी ने नारा लगाया, ग्लोबल साउथ का। टोटल इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती थी कि इसको G20 को मोड़ तोड़ के यूक्रेन की तरफ ले जाए, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट में अंदर यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया और वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। मोदी साहब जो इसकी टोन सेट करके आए थे जगार्ता में कि कोविड-19 के बाद अगला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ग्लोबल साउथ का होगा, अगली सेंचुरी एशिया की है। तो उन्होंने उस पर अपना साबित कदम रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने चाइना को घेरा डाल लिया है, चाइना का वहां से निकलना मुश्किल है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त वैसे ही स्लगिश है। कोविड-19 के बाद आरजू उनका सप्लाई चेन रिस्टोर हो ही नहीं सका। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो है वहां से निकल कर या तो वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और वो भारत में आ रही, तो उन परेशान है। चाइना वैसे भी, रियल एस्टेट की मार्केट उनकी डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है वो। और मैं समझता हूं कि अगर इसमें मोमेंटम जो है इस वक्त, जो मोदी जी ने जो अपने प्लान इंट्रोड्यूस कराए, जो G20 की लीडरशिप है, जिस तरीके से पूरे साल से मोदी जी इस पे अपनी डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं, अगर इसमें मोमेंटम कायम रखा उन्होंने, तो ये बिल्कुल बात सच होगी कि अगली सेंचुरी भारत की या ग्लोबल साउथ की सेंचुरी होगी।
उसके बाद मैं इसको बड़े क्लोज इसमें ऑब्जर्व कर रहा था, कई लोगों के इंटरव्यू सामने आए हैं। बिलखुसूस जिस चीज पर मैं तवज्जो दिलवाना चाहूंगा वो लूला सिल्वा जो ब्राजील के, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की ब्राजील के पास जा रही। उन्होंने इंटरव्यू में जो 2 बातें बड़ी खास कही, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत एक चीपेस्ट तरीके से चांद की एक ऐसी जगह पे लैंड किया है जो चंद्रयान 3 था, जहां पे आज तक ना रशिया जा सका है ना अमेरिका जा सका, और जितनी कम लागत में गया है। और ये वाकई ही दुनिया के लिए एक सोचने का मुकाम है कि भारत जो है उनकी टेक्नोलॉजी और उनका नेशनलिज्म किस लेवल पर पहुंच चुका है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने बॉलीवुड की जो मूवी RRR है, RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की, उसकी बड़ी तारीफें की उन्होंने। जो लूला सिल्वा है ब्राजील, और उस इसमें जो आगे जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के लिए फायदेमंद है इस G20 पे करने की, और जिस लेवल पर वो पहुंच चुके हैं, अमेरिका ने उनकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट को इंडोर्स कर दिया है। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट है भारत की और मोदी जी। जो मेरे वतन अजीज के लिए सबसे अफसोस वाली बात है, वो भी आखिर पे ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट पे, इस जो जितने मैंने पॉइंट लिखे ऑब्जर्व किए हैं। मोहम्मद बिन सलमान MBS भारत में पाकिस्तान में 5 घंटे के लिए आने का उनका प्रोग्राम था, वो उन्होंने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। ये मेरे लिए अफसोस की बात थी, पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात थी। लेकिन वहां पे हालात जो है वो आपके भी सामने है, दुनिया के भी सामने है, पाकिस्तान के भी सामने है। चित्राल और तुर्क में जो हो रहा है आपके सामने है। जिस तरीके से आज मेरे ख्याल में कोशिश तो हो रही है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आरजू मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपने आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने तकरीबन 1000 के करीब लोगों का नाम ECL में जो है डाल दिया, जिसमें ना सिर्फ सियासतदान, करप्ट अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन मजीद इसको ECL का नाम 1000 से 10,000 तक ले जाने की जरूरत है। घेरा तंग करके दिनों के अंदर फैसले करने की जरूरत है। 16 तारीख की तलवार लटक रही है पूरे पाकिस्तान के सर पे, और इस तरह की चीजों से हमें निकलना होगा अगर हमें तरक्की करनी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। पाकिस्तान टीवी पे तो खैर कुछ खास दिखाया नहीं गया, अलबत्ता जो एक बारिश का जिक्र बहुत किया गया कि जी बारिश की वजह से वहां बड़ा पानी जमा हो गया जहाँ पे इवेंट था, और इसके सबकी न्यूज नेगेटिव समझ लीजिए कि न्यूज बहुत चल रही थी, लेकिन पॉजिटिव कोई बात नहीं की गई। लेकिन कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है कि अभी ना सही नेक्स्ट टाइम जो है वो G20 का हिस्सा बन सके? देखिए, मैं समझता हूं, एक तो मैंने अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातिर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। और मैं आखिरी एक चीज ये बताना चाहूंगा, आरजू आपको इस लेवल पे आके सोचना होगा कि मजहब आपका पर्सनल मैटर है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका पर्सनल मैटर है। मजहब से आके निकल के सोचना होगा आप। अगर मजहब तक आप रुके रहे तो वो जो जिस तरीके से इस वक्त आप एक दूसरे को काफर काफर के जो सर्टिफिकेट सारा दिन बांटते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकेंगे। जिहाद करना है, अगर आपको शौक है तो जिहालत के खिलाफ करें। जिहाद करना है अपनी गुर्बत के खिलाफ करें, अगर जिहाद का शौक है। ये जो गलत किस्म का जिहाद है, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर है। मेरे अफगान भाई जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके पास कोई PhD की डिग्री नहीं है, ना आईवी लीग स्कूलों की, ना ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो आपको पीछे छोड़ के जा चुके हैं और नफरत से भरे पड़े हैं आपके खिलाफ। और वो 2.2 मिलियन से ज्यादा जो अफगानी जिनको आपने करप्शन में अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बेचे हैं, आपके दरमियान फिर रहे हैं, वो एक टिकिंग बम की तरह। आपको इन चीजों से आगे निकलना होगा। अब वो आपको ये दहशतगर्दी के कारोबार को छोड़ना होगा। आपने बहुत पैसा बनाया, मैं समझता हूं आपने बड़ा जरूरत का फायदा उठाया। जब रशिया अफगानिस्तान में था, आपको जिहाद की जरूरत थी, लेकिन आप उस चैप्टर को क्लोज करके अगले पेज पे जाएं। आपको चाहिए अपने बच्चों को साइंस की तालीम दें, इनको जिहाद से आगे लेकर जाएं।
इनको रोकें, इनको ये क्या सारा दिन सुबह शाम आप इनको जो तालीम देते हैं, इससे तरक्की कर पाएंगे? ये लेकिन आप सर मैं, जी जी मैं मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है यार। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, अपने मुल्की मफाद में डिसीजन ले रहे हैं। यूएई कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मुल्की मफाद में। आपको क्या तकलीफ है भाई? आप क्यों नहीं मुल्की मफाद में डिसीजन लेते? आप क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है? आपकी सोचें क्यों बंद है? आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है आपकी? लेकिन सर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनका पैसा महफूज है, ना ही लोगों की जाने। अभी इंडिया की तरफ से भी जब आपने बात की है ट्रेड की, तो उनके यहाँ से भी डॉक्टर जयशंकर का यही कहना था कि ये तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो ये जब तक ये चीजें रोकेंगे नहीं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां से भी हो रहा है, और वैसे भी हर वक्त कुछ ना कुछ इंडिया के साथ छेड़खानी चलती रहती है। तो ये जब तक नहीं रोकेंगे तब तक तो होगा नहीं, और ये एकदम से तो इनसे रोका भी नहीं जा रहा। खुद ही तो बनाए इन्होंने सारे जो टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट कैंप जो इन्होंने बना रखे हैं पाकिस्तान में, ये खुद ही तो सपोर्ट करती रही है पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे इनको? आरजू, आप उनकी बातें कर रही हैं, वो सारी बातें कर रही हैं। आप मैंने आपको आते ही सबसे पहले बात बताई है कि 16 सितंबर आपका जो है वो डू और डाई डेट है आपकी। इन हालात के अंदर आपके पाकिस्तानी कारोबारी जो बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, बाहर से कौन आएगा? तो अगर पाकिस्तानी भाग रहे हैं, 7 लाख लोग भागे हैं 2023 में, तो बाहर से कौन आएगा? मैं तो यही कहता हूं कि इनका पहले ये ठीक करो सारा कुछ। जब तक अपना होमवर्क नहीं करेंगे, अपने बैकयार्ड को ठीक नहीं करेंगे, तब तक तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी भाग रहे हैं बाहर से। बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां भी झगड़ा होता है, कारोबारी लोग भाग जाते हैं वहां से, पैसा भाग जाता है। ये तो जो आपके फैसला, आपके जो डिसीजन मेकर हैं, जो आपके सारे पाकिस्तान को मैनेज कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना होगा कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम कितना अरसा, 76 साल तो कर्जों पे, मार लूट पे गुजारा है। अब लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब फरमा गए थे, उन्होंने आल-ऐलान कहा था कि जो मुल्कों के सरबराह हैं मेरे फोन कॉल नहीं लेते क्योंकि मैं पैसे मांगता हूं उनसे। तो ये कब तक चलेंगे, कब तक चलाएंगे ये मेरे बच्चे जो इस वक्त बैठे हैं, जो लौंडे लपाड़े, जो सारा दिन बैठ के जो ट्वीटें करते हैं, मीम बनाते हैं उर्दू के अंदर, वो भी इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं उनको आता, उनको सोचना होगा। ये ट्वीट के ऊपर पेट नहीं, रोटियां नहीं बनती मेरे भाई। कारोबार ट्वीट पे नहीं चलते। आपको कुछ और कर, आप हर एक के हाथ के अंदर फोन मौजूद है। इससे पॉजिटिव बात करनी सीखो, इंग्लिश के 2 लफ्ज भी सीख लो। उर्दू के अंदर ना एमबीबीएस होता है, ना इंजीनियरिंग डिग्रियां मिलती हैं। ये लौंडे लपाड़ों को बताएं इस वक्त, जो जो मेरा मकसद है, अकल के अंधे हैं, जिनके माँ बाप ये सोचते नहीं कि हमारे लड़के लड़कियां सारा सारा रात कहाँ कहाँ फिरते, क्या क्या करते हैं। ये उनका फर्ज है, ये सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। ये पैदल भाग भाग के जो टर्की के पास आके समुद्र में डूब रहे हो, ये हाथ के अंदर जो स्मार्टफोन है, इसको यूज क्यों नहीं करते पॉजिटिवली? यहाँ तालीम क्यों नहीं सीखते हो? आजकल ऑनलाइन डिग्रियां मिल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, एडेक्स है यहाँ पे, एक वेबसाइट है, फ्री एजुकेशन देते हैं सबको। लेकिन सीखना सर सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बुक्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनमें से इनको निकालना पड़ेगा कि जो नहीं, दूसरे किसी रिलीजन के आरजू लोग हैं नहीं, उनसे नफरत। सर नहीं, भारत नहीं, को दुश्मन कहना बंद कब करेंगे ये? नहीं, नहीं, ये गलत, आपने मेरे दिल पे एक और जख्म लगा दिया। आरजू, टेक्स्ट बुकें बनाने वालों के अपने बच्चे लंदन में पढ़ते हैं ना भाई। आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों के बच्चे खुद तो अमेरिका और लंदन में बैठे हैं, और ये कायदे बना के इंडिया के खिलाफ और सबके काफर काफर हिंदू हिंदू करने वाले, ये तो कारोबार है भाई इनका। आरजू, ये कारोबार करने वालों की बातें आप कर रहे हैं, ये कौन चेंज करेगा? ये कारोबार है मुसलसल। ये जिनकी आपके पॉलिसी मेकर हैं, अब सारे डुअल सिटीजन हैं और अपने बच्चे उनके पाकिस्तान में पढ़ ही नहीं रहे। वो ये तो मेरे कौम के बच्चों को गुमराह करने के लिए सारा ड्रामा है। ये कैंपेन है। आप कहते हैं कि ठीक करें, वो क्यों ठीक करेंगे? जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सबके बच्चे तो लंदन बैठे हैं, सबके अमेरिका बैठे हैं। मुल्क तो कारोबार है यहाँ पे। मगर आपके सर फिर आरजू, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान, कई और ममालिक है, वहां पे मजहब जो है वो कारोबार है। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हर जगह पे इसी तरह ही हो रहा है। आप कहते हैं कि बजट तालीम, आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कभी आपने देखा है कि बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हो, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट,
उसको एक खातून ने कहा कि मुझसे शादी करो तुम वजीर आजम बन जाओगे, और उसने शादी कर ली। 5 बच्चों की माँ है, 2 पोते हैं उसके। आप लौंडे लपाड़ों की बात करते हैं, मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की बात करता हूं। और उसने फिर एटॉमिक पावर चलाई है टूनों के ऊपर, काले बकरों के ऊपर। मुझे उसका कोई जवाब दे दे बंदा को। ये जिम्मेदारियां आपको एक्सेप्ट करनी होगी, अपने ब्लंडर्स को एक्सेप्ट करें प्लीज। आप तरक्की तब करेंगे अपनी गलतियों को एडमिट करें। इस्लाह होती ही गलतियों को एडमिट करने से है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा हमेशा कि सोचना होगा, इन 25 करोड़ लोग बेरोजगारों को सोचना होगा, जिनकी आंखों पे पट्टी है और कान बंद है, इनको सोचना होगा। मैं यही तो कहता हूं कि खुदारा इसी स्मार्टफोन से सारा दिन इंडियन गाने सुनते हो, सारा दिन मूसे वाले के गाने सुनते हो, तो जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है G20, उसका हाल भी देख लो वहां पे क्या हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे तो जो अपनी गलती को मानता है उसको तो ये गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दे देते हैं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मगर अगर हम बात करें इलेक्शंस की, यहाँ पे तो अभी वो जो है बिलावल भुट्टो जो है वो कहते हैं कि जी इलेक्शन टाइम पे हो, और उनके वालिद कहते हैं कभी भी हो जाए, और उसके बाद दोनों आपस में लड़ पड़े। मैं तो कैसे देखते हैं? आज आपको इलेक्शन की स्टोरी बताता हूँ। 1000 बंदों का इस वक्त ECL में नाम है। 60 अफसरान जो है सिंध से, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आज हर पार्टी तड़पना शुरू होगी इलेक्शन के लिए। क्यों? उनको नजर आता है इलेक्शन होंगे तो हमें हो सकता है रिलीफ मिल जाए, इलेक्शन होंगे तो ये हो सकता है जो हमारे खिलाफ ऑपरेशन करप्शन का है ये रुक जाए। अब वो समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन ही हमारी निजात है। पेस पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन शुरू है, क्योंकि सिंध के अंदर उन्होंने बड़े अरसे से लूट मार का कारोबार जारी रखा है। लेकिन अगर ये तो फिर सोचने वालों को, ये तो जो ताकतवर लोग हैं, ये सियासी लोग तो ताकतवर नहीं है ना। मैं बताना चाहूंगा, उसकी मिसाल ये है कि मेरे अमीरुल मोमिनीन कह गए मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं था। हमारे शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि पुल नहीं बन सकता आर्मी चीफ के बगैर। ये तो फिर उनको सोचना है ना, जिन्होंने कस्में खाई हैं, ट्रेनिंग ली है पाकिस्तान के लिए मरने जीने की, तो उन्होंने सोचना है ना भाई। ये तो वो तो देखे ना, शहबाज स्पीड जो था वो कितने घंटे रहा वजीर आजम हाउस से बाहर निकल के, वो तो वापस चला गया जहां से आया था। जरदारी साहब कहा, वो दुबई चले गए हैं, वो अपनी सेफ्टी वो भी चाहते हैं। सारे आपके करप्ट सारे सियासतदान भाग चुके हैं इस वक्त अपने अपने जहाजों में बैठ के। ये तो फिर सोचने वालों ने सोचना है ना। आंखों से अंधे तो नहीं है, उन्हें पता नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है कि पाकिस्तान कहां जा रहा है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं वॉशिंगटन DC से बैठ के कि पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती एजेंसियों की मदद के बगैर। 25 करोड़ की आबादी में मेरा ख्याल 10 करोड़ तो एजेंसियों के लोग हैं। बिल्कुल। तो अगर सारा कुछ कर ले, पाकिस्तान बचाने के लिए क्यों नहीं निकलते बाहर? ये फाइलें पाकिस्तान को बचाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपके हर ताकतवर इंसान की फाइलें मौजूद है पाकिस्तान में। जिस इंसान के पास कोई इख्तियार है उसकी फाइलें पड़ी हैं सबके सामने, क्यों नहीं इस्तेमाल करते वो? सर इस्लामाबाद जैसी जगह में हर रोड पे हर सेक्टर में आपको एजेंसी के लोग बेचारे धूप में खड़े हुए सूखते दिखाई देंगे। सबको पता है कि ये कौन है। वो खड़े अखबार पढ़ते रहेंगे, कुछ और काम करते रहेंगे, लेकिन है। आरजू, आप सरीना होटल चले जाए, मैरियट होटल चले जाए, इस्लामाबाद में इतनी आबादी नहीं है जितने एजेंसियों के लोग हैं। आपके इस्लामाबाद में तो हर इंसान का, हर जो शहरी के पीछे 4-4 लोग एजेंसियों के फिर रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं निकलते भाई? वो एजेंसी पाकिस्तान के लिए रिपोर्टिंग क्यों नहीं, पाकिस्तान के लिए फाइलें क्यों नहीं बनाते, लोगों तो पकड़ते क्यों नहीं? वो तो सही है, लेकिन सर फिर ये इतने बेखबर कैसे हैं कि इनको पता ही नहीं लगता कि TTP वाले इतने लोग अंदर आ गए TTP के और इनको खबर नहीं हुई। सब पता है इनको, सब पता है, कुछ इनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, वो TTP के हवाले से बात ये करूंगा, जब 3.5 साल मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि इनको वापस ला के रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको बुलाओ, इनको जेलों से भी निकाले लोग, और बुला बुला के सेटलमेंट करते रहे। 3.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बना लिया, सेटल हो गए बड़े आराम से वो। लेकिन उनके साथ भी कौन थे? वो भी तो एजेंसियों वाले थे उनके साथ। क्यों नहीं सोचा उस वक्त कि हम क्या गलत स्टेप उठा रहे हैं? आज बाहर निकल के एडमिट क्यों नहीं करते कि हमसे गलती हो गई? यही तो एक वजह है, सबसे बड़ी बात ये आरजू कौमियत। जब तक मैं बार बार ये चीखता हूँ, आपको चाय वाला ढूंढ लो, खुदा रहा, ये ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोगों से जान छुड़ा लो। ये जो डुअल सिटीजन तुम्हारे हीरो हैं, इनसे जान छुड़ा लो। कुछ चाय वाला ढूंढ लो खुदा रहा, जो सिर्फ पाकिस्तानी हो, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, तभी बचोगे, वरना नहीं बचोगे। हालात बहुत खराब। सर मोदी जी को ही ना ले लें 2-4 साल के लिए इंडिया से, कि आप हमें दे दें, बाद में दे देंगे 4 साल बाद।
नहीं, यहाँ भी देखिए, वो तो बात मोदी जी की करें तो इनके उसी वक्त मेरी नफरतों के अगले स्टेज पे पहुंच जाते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि मोदी जी का मॉडल होना चाहिए, बजाय ये ब्रिटिश और जो कैनेडियन और सारे इनकी इन्होंने प्रस्तुत करते हैं। इनको चाहिए कि इंडिया का मॉडल सामने कर रखें। लाहौर के अंदर, लाहौर से 100 किलोमीटर के पास फासले पे दुनिया और है, न्यू दिल्ली में, उसकी कॉपी क्यों नहीं करते? ये सारा कुछ कर सकते हैं, करना चाहें तो, लेकिन विल ही नहीं मौजूद है, ख्वाहिश ही नहीं। बच्चे अपने जो लंदन बैठे हैं, टोरंटो बैठे हैं, इस वक्त तो हर हर आपका जो करप्ट आदमी है टोरंटो भाग भाग के आ रहा है। मेरे पास तो लिस्टें मौजूद है आरजू इनकी कि कहाँ किस किसने घर लिया वहां पे। मेरे 2-4 दोस्त हैं वहां, रियल एस्टेट में एजेंट है वो जो वहां पे घर लिया नया लेता है फौरन पता चल जाता है। सब 5-5, 6-6 मिलियन के, आपके 19 ग्रेड के 20 ग्रेड के लोगों ने $5-5 मिलियन के घर कैश पे लेते हैं वो। उसमें सर मुझे, उनमें से मैं टोरंटो जब जाता हूँ मुझे पाकिस्तान का खून नजर आता है वहां। मेरे अपने शहरियों का, पाकिस्तानियों का खून की स्मेल आती है टोरंटो से। क्या करें पर, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। क्या सर मगर उनमें 70% तो हमारे रिटायर्ड फौजी ही होंगे, इसलिए कि बहुत ये भी नहीं, जाते हैं। एक नहीं है उसमें, सब इस हमाम में सब नंगे हैं, सिर्फ फौजी नहीं है हम्म, उसमें, जर्नलिस्ट। आप उसकी बात कर रहे हैं, जर्नलिस्टों ने कम प्लाट लिए हैं मलक रियाज से। आप बात करते हैं जर्नलिस्ट, आप असद कैसर का अगले दिन नाम आया, उन्होंने पहले मोटरसाइकिल में फिर रहा था, आज पता नहीं कितने अरब रुपए का कारोबार बाहर कर रहा है। इसमें कौन नहीं है मुझे ये बताएं। आपके जजेस सुना है, कई खुद इस वक्त सर्व कर रहे हैं जिनकी डुअल सिटीजनशिप है, खुद की, बच्चों की नहीं, बीवी की वो तो अलग बात है ना, खुद की अपनी सिटीजनशिप बाहर की। मुझे तो यहां तक किसी ने बताया कि काकड़ साहब की सिटीजनशिप ब्रिटिश है। किसी ने ये, बल्कि किसी जर्नलिस्ट ने भी कहा था, ये मेरी नहीं, मुबैना हाँ, तौर पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंफर्म मैंने हाँ, किया है, लेकिन उनके ऊपर भी एलिगेशन है कि उनकी सिटीजनशिप बाहर की। हो सकती है सर, बिल्कुल डेफिनेटली होगी। हाँ, तो फिर अगर उनकी हो सकती है तो फिर ये क्यों इस तरह है? ये मुझे बताया जाए क्यों है। को पाकिस्तानी क्यों नहीं मिल रहा आपको पाकिस्तान बचाने के लिए? क्या वजह है? सर क्योंकि जो भी पावरफुल है, जिसके पास भी पैसा और ताकत है, वो सब इसी तरह के लोग हैं। कोई सीधा साधा पाकिस्तानी तो ये आगे आने ही नहीं देते। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि टीटीपी को ये कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो बढ़ते जा रहे हैं, रोज नई नई वीडियोस आ रही हैं, बहुत खौफनाक किस्म का माहौल बन रहा है। इसके लिए विल की जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जंगें जो होती हैं वो असलों से नहीं जीती जाती, विल के साथ जीती जाती है। और जो इसको देखें, मेरे ख्याल, अगर मुझे आप ये इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है तो वो बिल्डिंग को फिर ठीक भी वही कर सकते हैं ना। ये जो तरबियत देते रहे हैं, पहले कहते रहे हैं कि नहीं भाई, टीटीपी को बुरा कहो और अफगानी तालिबान को अच्छा कहो, उनको सब पता है कि अंदर की गेम क्या है। जाके जब काबुल के अंदर चाय पी ली, फिर जाके कहा कि मैं यहाँ कैबिनेट बनाने आया हूँ, तो फिर उनको चाहिए ना फिर अपना असर और रसूल इस्तेमाल करें, इनकी मिन्नतें करें। क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं आपके सारे मदरसों में पढ़े हैं, 40,000 तो मदरसे बनाए हैं आपने वहां पे, आप ही के शागिर्द हैं, तालिबान के इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए हैं, इनकी को मिन्नत करें। और लेकिन बात ये एक और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो अफगानी भाई हैं, पठान है, वो सिर्फ दो चीजों पे आज सौदेबाजी करते हैं, या कैश दें या असला दें। अब वो दें उनको, फिर जो है उनके पास वो दें, करें उनके साथ बात। जाने तो बचानी है, आपने अपनी जान तो बचानी है। क्या बताएंगे आप दुनिया को, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या डायरेक्शन? ये इन्वेस्टमेंटें, सऊदी अरेबिया किस तरह आएगा पैसे लेके यहाँ पे आपके बनाने के लिए रिफाइनरी? चाइना किस तरह आएगा ट्रेन की पटड़ियां यहाँ लगाने के लिए? यूएई किस तरह आएगा? अगर मेरे पठान भाई जो है सारा दिन बलास करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कांप रहा है, वो कहता है मैं तो अपनी कंपेन भी नहीं कर सकता। और उनके वर्कर कन्वेंशन के अंदर जो ब्लास्ट उन्होंने किया है, आपका मुस्तकबिल, उन्होंने आपको ट्रायल तो, उन्होंने अपने मूवी का ट्रेलर लेकिन तो आपको दिखा दिया उन्होंने। आप मगर सर ये तो कहते हैं कि सिर्फ 15,000 लोग हैं। अगर टीटीपी के सिर्फ 15,000 लोग हैं तो यहाँ की 7 लाख की फौज जो है वो किस दिन काम आएगी? 7 लाख से वो 15,000 काबू नहीं आ रहे। भाई सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि भाई हम कहाँ क्या ल- क्या कर रहे हैं, भाई करना तो पड़ेगा। अब हम्म, तो गले पड़ चुकी है भाई। अब तो जो पैसे वो डॉलर लिए थे ना, वो जो अफगानिस्तान में आए थे तो ट्रेलरों में डॉलर गए थे, जो आपने प्रॉपर्टियां लंदन सारा खरीद लिया है। फिर अब देखे ना वो उसका जो वो लंदन वाले तो उड़ गए, चले गए। गले तो आप कीमत तो आप देंगे ना, जो बैठे हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान बिल्कुल में ऐसा रहता ही। है उसको ये कीमत देनी पड़ेगी भाई। वो जो उस वक्त सौदे किए गए थे, वो डॉलर कंटेनरों में लिए थे, वो तो ले जाने वाले लेके जा चुके हैं। अब आपको जो रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर जो रहे हैं, उनको प्राइस देनी पड़ेगी इसकी। वरना इसी तरह तो नहीं ना मेरे बच्चे भाग रहे हैं वहां पे, टर्की और समुद्र में डूब रहे हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते। यही अलमिया है बिल्कुल पाकिस्तान। ऐसा ही है।
बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पे कुछ बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा, और टीटीपी की तरफ से भी अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।